वेल गाइस, एक इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि मैं आपको चैलेंज करूंगा कि इस तरह के वीडियो कोर्स आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इसमें वजह ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको करवाने वाला हूं जो किसी दूसरे यूट्यूबर ने नहीं करवाई। जैसा कि अब ये वर्डप्रेस बेसिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है जो कि कोई भी किसी सीरीज़ के अंदर नहीं समझाता। तो इस कॉन्सेप्ट को जो समझ लेता है उसके लिए आधे से ज़्यादा चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें समझ लें तो आप वर्डप्रेस न सिर्फ वर्डप्रेस को समझेंगे बल्कि डिज़ाइन, लेआउट और उसकी जो बेसिक फाउंडेशन है डिज़ाइन के बारे में वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, जो आपको आगे जाके काम आएगी। अगर आप उसके बारे में नहीं जानेंगे तो आप चाहे जितना मर्जी वर्डप्रेस से रट्टा लगा लें, जितना मर्जी सीख लें, आप इस कॉन्सेप्ट के बिना क्या है वर्डप्रेस के ऊपर फेल हैं। वेबसाइट्स बनाने में आपको बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं तो आपके लिए बड़े मसले जो हैं हल हो जाएंगे, और मैं आपको यही करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी ये क्या करेंगे, इसको जल्दी से आप देख लेते हैं। तो लिखा है वर्डप्रेस बेसिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स। इस डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले आ रहा है टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट्स, नेचर। जो टाइपोग्राफी है उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि टाइपोग्राफी क्या है, उसके फ़ॉन्ट्स की नेचर क्या है। जहाँ पे लिखा है हमारे पास सॉरी, यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखा है सेरिफ, सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट, डिस्प्ले एंड मोनोस्पेस, जो कि फ़ॉन्ट्स के नेम होते हैं। अब ये फ़ॉन्ट्स होते किस तरह के, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। फ़ॉन्ट्स को मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको वापस समझ आएगी। ठीक है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये हमारा है सेरिफ फ़ॉन्ट। ठीक है, अब ये सेरिफ फ़ॉन्ट है और इसके सेरिफ फ़ॉन्ट का जो डिज़ाइन है फ़ॉन्ट का वो कैसा है वो देखें। इसके अंदर कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स नज़र आ रहे होंगे आपको। ज़रा से इसके ऊपर में अगर आपको पास लेके जाऊँ तो आपको देखिए फ़ॉन्ट के अंदर कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इस छोटे ए के अंदर भी आपको कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, बड़े में भी नज़र आ रहे हैं। फिर इस तरह अगर इसको लिखें तो इस तरह टी के एच के अंदर, ई के अंदर, क्विक के अंदर हर जगह पे कॉर्नर्स नज़र आते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये देखें सैन सेरिफ, ये था सेरिफ और ये है सैन सेरिफ। सैन सेरिफ के अंदर आपको कॉर्नर्स नज़र नहीं आते जो कि सिंपल फ़ॉन्ट है। अब ये फ़ॉन्ट क्यों समझना ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये समझ लेते हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, तो आपके लिए बड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब ये फ़ॉन्ट जो है ना मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। जो आपकी बुक्स होती है ना, स्कूल बुक्स होती हैं, कॉलेज बुक्स होती हैं, उसके अंदर ये वाला टेक्स्ट मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये वाला इस्तेमाल होता है। फिर चाहे आप उसे ओपन करके देखिएगा, ठीक है, किसी भी बुक के अंदर। ठीक है, बट ये वाला जो फ़ॉन्ट है वो आपका बड़ा ही सिंपल फ़ॉन्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल होता है। इस फ़ॉन्ट को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला फ़ॉन्ट जो है ना सैन सेरिफ किसी भी जगह पे इस्तेमाल होता है। सेरिफ फ़ॉन्ट होता है बट ज़्यादातर ये वाला सैन सेरिफ होता है, क्योंकि ये किसी भी जगह पे किसी भी बिज़नेस नेचर में किसी भी क्या लें कि बिज़नेस के अंदर इसको आपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करना तो ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये वाला फ़ॉन्ट, ये देखिए इसके अंदर ना ऊपर से ये इसके कॉर्नर्स नहीं है, मिड में इस दरमियान में भी कॉर्नर्स नहीं है, लेकिन कहीं-कहीं पे इसके कॉर्नर्स हैं। तो ये क्या है, स्लैब सेरिफ। तो ये मिलता-जुलता है इन दोनों से मुशाबत रखता है, सेरिफ से और सैन सेरिफ से, तो इसको बोलते हैं स्लैब सेरिफ। ठीक है, इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को आपने समझना है पहले, फिर इसका मैं इस्तेमाल भी बताऊँगा कि कहाँ पर होता है, इसको समझना क्यों ज़रूरी था। अब इसी तरह अगर हम नीचे बात करें तो हमारे पास आ जाता है स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, जो कि स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट इस तरह के होते हैं। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट जाके स्टाइलिश सा थोड़ा करके लिखना होता है हमने, इसको स्टाइलिश फ़ॉन्ट भी कहते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट भी कहते हैं। और थोड़ा-सा अगर हम इटैलिक सा स्टाइल डिज़ाइन बना के लगाएँ तब भी ये स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट बन जाता है। तो ये स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट आपने दिमाग में रखना है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है वो भी मैं बताता हूँ। अब ये डिस्प्ले फ़ॉन्ट है। डिस्प्ले फ़ॉन्ट जो होते हैं ना वो आपके मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो कि बिलबोर्ड्स वगैरह होते हैं, जो कि फ़िज़िकल आपको बाहर नज़र आते हैं, उभरे-उभरे नज़र आते हैं, जैसे कि बिलबोर्ड्स वगैरह के ऊपर आ रहे हैं, जो किसी ने स्टोर के ऊपर लगाया है या किसी ने तो वो सारे क्या होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, जिनकी चमक-दमक ज़्यादा होती है, तो वो डिस्प्ले फ़ॉन्ट होते हैं। ठीक है, मोनोटोन। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात आए मोनोस्पेस्ड, तो मोनोस्पेस्ड फ़ॉन्ट जो इस तरह के होते हैं, जो मतलब कि ज़्यादा रेगुलर नहीं होते, बट कभी-कभी आपके किसी काम में आते हैं। तो ठीक है, अब मैं अगर बात कहूँ कि मुझे मेडिकल के अभी इस सारे को सबको समझने की ज़रूरत ये थी, यहाँ पर ये थी वजह, ये थी कि अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे मेडिकल की एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, और उस वेबसाइट के अंदर मैं भाई ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करता हूँ, कौन सा, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, तो क्या वो सूट करेगा? ऑब्वियसली नहीं। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट इस्तेमाल ही, मतलब जितने भी स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स होंगे उसके जितने भी टाइप्स हैं वो मेडिकल के काम के लिए, मेडिकल की बिज़नेस वेबसाइट के लिए कभी भी सूटेबल नहीं होंगे। सो आपने समझना यही था कि जो
आपका वहाँ पर इस्तेमाल होगा फ़ॉन्ट, वो ये वाला सेरिफ फ़ॉन्ट भी नहीं होगा, वहाँ पर वो भी बुरा लगेगा। तो वहाँ पर कौन सा होगा, सिंपल फ़ॉन्ट से, सिंपल प्लेन फ़ॉन्ट जो होगा ना वो ज़्यादा सूटेबल होगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए या आपकी बिज़नेस वेबसाइट के लिए। कॉर्पोरेट लेवल का आप जो फ़ॉन्ट है वो ये है सैंस सेरिफ, ठीक है। अगर आप बुक टेक्स्ट बुक स्टाइल के अंदर देखें तो आपका ये सेरिफ काम आएगा, और अगर आप बिज़नेस और कॉर्पोरेट के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर ये आएगा, ठीक है। और मज़ीद आगे कोई आप थोड़ा सा डिज़ाइन की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि डिजिटल डिज़ाइन होते हैं, डिजिटल डिज़ाइन के अंदर आपको मुख्तलिफ बिज़नेस नेचर्स मिल जाएंगी, मुख्तलिफ तरह के काम मिल जाएंगे। तो उसके अंदर आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप ये भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, और ये तो हर जगह पे इस्तेमाल होता है ये फ़ॉन्ट, ठीक है। ये जो सैंस सेरिफ हर जगह पे होता है, ये आप कहीं ना कहीं इसको भी स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये जो इटैलिक फ़ॉन्ट है वो आप काफ़ी जगहों पे डिज़ाइन जो होते हैं ना, आप चूज़ी डिज़ाइन होते हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये सोचना होता है, समझना होता है कि आपको फ़ॉन्ट के बारे में पता हो तो आप अच्छे से इसके बारे में काम कर सकें। इसी तरह आपका ये डिस्प्ले फ़ॉन्ट होता है जो कि बिलबोर्ड्स वगैरह, मतलब फिज़िकली बाहर कहीं आपको बड़ा-बड़ा नज़र दिखाना है या कलरफुल दिखाना है, तो वहाँ पर आपके डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं। और ये आपके मोनोस्पेस जो फ़ॉन्ट होते हैं मिनिमल डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लोगोस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लोगोस की लाइन्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जिसको मोनो से लफ्ज़ निकलता है ना, मोनोग्राम जैसे हम बोलते हैं या लोगो बोलते हैं, उसके अंदर ये इस तरह के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ इतना ही समझेंगे, होपफुली आगे जाके मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे से क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। इसको फ़िलहाल हम यहाँ पे मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है। आगे जाके हम मज़ीद इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। हमने ये पढ़ लिया टाइपोग्राफी। अब कलर स्कीम। कलर स्कीम में क्या होता है, कलर स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि डार्क के ऊपर लाइट है, जैसे कि मैंने देखे लाइट पीछे है ना, तो ऊपर मैंने फ़ॉन्ट लिखा है तो ये डार्क है, पीछे लाइट ऊपर डार्क। अगर आप सोचें लाइट के ऊपर मैं लाइट ही लिखूँ तो वो कैसा लगेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी और इसका मैं कलर कर देता हूँ वाइट, तो क्या वो नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कलर स्कीम ऐसी होनी चाहिए, अगर डार्क है तो उसके ऊपर लाइट फ़ॉन्ट होगा या लाइट डिज़ाइन होगा, और अगर आपका डिज़ाइन लाइट है तो उसके ऊपर आपका डार्क डिज़ाइन आएगा, ठीक है। लाइट के ऊपर डार्क, डार्क के ऊपर लाइट। ओके, यहाँ तक ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। हमारे डिज़ाइन के साइज़ेस आ जाते हैं। अब साइज़ेस जो होते हैं ना, हर तरह के साइज़ेस अलग-अलग होते हैं। जैसे कि यूट्यूब की वीडियो का साइज़ जो है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, और पोर्ट्रेट अलग होता है। पोर्ट्रेट के अंदर 90 जो आपकी डिमेंशन होती हैं, डिमेंशंस को उनको आपने डिस्कस करना होता है। उसको कैसे, उसका कैसे पता चलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पर हम किसी भी पिक्चर को ले लेंगे और पिक्चर का हमने क्या निकालना है, साइज़। अब यहाँ से हम एक फ़ोटो ले लेंगे, उसके साइज़ को देखेंगे, और साइज़ को देखने के लिए हम क्या करेंगे, गेट इन्फो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप विंडोज़ के अंदर है तो आप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएंगे, उससे आपको क्या मिलेगा, साइज़ मिल जाएगा। साइज़ दो तरह के होते हैं, एक आपका एमबीस और जो कि स्पेस वाला वैल्यू होता है, वैल्यू होती है, उसको हम एमबीस, केबीस और जीबी के अंदर देखते हैं। लेकिन एक डिमेंशंस होती हैं। डिमेंशंस जो है ना, डिमेंशन के साइज़ को डिस्कस कर रहे हैं हम, और डिमेंशन के साइज़ को डिस्कस करेंगे मोर इन्फो के अंदर। तो मोर इन्फो के अंदर आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखें, इसको मैं बड़ा करता हूँ, बड़ा नहीं होगा, बस यहाँ पर ही होगा। थोड़ा सा आगे आगे की जाने की कोशिश, डिमेंशन देखेंगे। अब यहाँ पर डिमेंशन देखेंगे तो हमारे पास ये डिमेंशन आ रही है। इस पिक्चर की डिमेंशन जो है 3344, यानी इसकी जो विड्थ है वो ये है, और हाइट ये, हमेशा विड्थ पहले आती है और हाइट बाद में आती है। एक्स लगा के 768 इसकी पिक्सल के अंदर, ये पिक्सल के अंदर डिमेंशंस इसकी हैं, ठीक है। और 3044, ठीक है, और ये है 768। तो ये इसकी डिमेंशन है इसकी, जैसे कि ये विड्थ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये विड्थ होगी, और ऊपर से लेके नीचे तक इसकी हाइट होगी। तो हाइट में हमारे पास 7368 है, और विड्थ हमारी सबसे पहले आती है 1344 है, ठीक है। आपने इतना ही समझना। दो तरह के साइज़ होते हैं, एक आपका पिक्चर का वेट होता है जो कि स्पेस ले रहा होता है, उसका वो 1 MB में है, 2 MB में है, केबीस में है, 1 GB में है, कोई भी फाइल है, उसका एक स्पेस होता है। वो स्पेस को हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी डिमेंशन को, उसके पिक्सल्स की डिमेंशंस को, ठीक है। उस पिक्सल की डिमेंशन की साइज़ को कर रहे हैं, ठीक है। तो साइजेस डिफरेंट तरह के होते हैं, लाइक वो साइज़ आपको रील साइज़ अलग होगा, पोस्ट साइज़ अलग होगा, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज़ अलग होगा, उसकी यूट्यूब की वीडियो का साइज़ अलग होता है। तो उस डिमेंशन की बात कर रहे हैं। अगर आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है या आपने कोई वीडियो बनानी है या आपने, तो वो आपको कहाँ पर काम आएगी आगे जाके वेबसाइट के ऊपर। वो भी आपको साइज, जो पिक्चर्स लगी होती हैं उनके साइज़ के हिसाब से आपने डिज़ाइन की लेआउट को डिज़ाइन करना होता है, उस हिसाब से फिर आपको
डिमेंशंस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा डिमेंशंस का भी हो गया, साइजेस के बारे में आपको थोड़ा सा पता चल गया। इसके अलावा मार्जिन होता है, ठीक है, मार्जिन एंड ब्रीथिंग स्पेस क्या होता है। अच्छा जी, मार्जिन एंड ब्रीथिंग स्पेस, अगर मैं यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो कि मैं लिख रहा हूँ, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ, तो ये स्पेस, ये इतनी स्पेस क्यों छोड़ रहा है, इतनी खुद ही छोड़ रहा है, क्योंकि वो उसका स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से उसको पता है कि मैंने इतनी स्पेस छोड़नी है। आपको पता हो कि हम जब नोटबुक के अंदर लिखते हैं तो उसके अंदर भी स्पेस छोड़ते हैं, राइट से भी और लेफ़्ट से भी, ताकि अगर वो हम इधर से थोड़ा सा बाहर जाते हैं, मतलब यहाँ से अगर बाहर जाते हैं, मिड में रखना है, यानी ऊपर से भी आपका देखें स्पेस है, राइट से भी स्पेस है, लेफ़्ट से भी स्पेस है, और इसी तरह नीचे जब आप आखिरी आखिरी फ़ॉन्ट लिखेंगे नीचे स्पेस तक, तो यहाँ तक आ जाएगा, तो नीचे भी स्पेस रह जाएगी, इधर भी स्पेस रह जाएगी, इधर भी स्पेस रह जाएगी। तो इसको हम ब्रीथिंग स्पेस भी बोलते हैं और मार्जिनस भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए इधर से लेके यहाँ तक जो ब्रीथिंग स्पेस आ रही है, सो दैट मीन्स कि ये वजह क्या होती है कि ये एक डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन, एक डॉक्यूमेंट के अंदर ये मार्जिनस छोड़ने होते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट मैंने प्रिंट कर निकलवाना है, तो प्रिंटिंग पे जाएगा, जब प्रिंट निकलेगा और जब बल्क में प्रिंट निकालेंगे तो उसके ऊपर आपने क्या करते हैं, वो प्रेस वाले उसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करेंगे तो आप अगर इस फ़ॉन्ट को पकड़ के यहाँ तक ले आएंगे तो हो सकता है ना कि पॉसिबल है कि आपका फ़ॉन्ट भी कट जाए। तो इसीलिए आपको ये ब्रीथिंग स्पेस देनी पड़ती है, और हर डिज़ाइन के अंदर आपको ब्रीथिंग स्पेस रखनी पड़ती है। ये नहीं कि आपने इसको टी को यहाँ से शुरू करना है, ऐसा नहीं होगा। इस लाइन से शुरू, इस लाइन के फ़ौरन बाद शुरू करना है, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है आपको। स्पेस आपको आधा इंचेस रखने पड़ते हैं स्पेसेस। आप कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखो या कोई डिज़ाइन देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिखा सकूँ, कुछ डिज़ाइन दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर ओपन हो, यहाँ पर देखिए मेरा ना इंस्टाग्राम जो है ना वो हमारा ओपन है, यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक भी है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे ना, तो कोई डिज़ाइनर्स जो होते हैं ना, अच्छे डिज़ाइनर्स, वो इन चीज़ों की लेआउट के ऊपर रहते हुए अच्छे से लेआउट डिज़ाइन करते हैं, और अच्छे से वो सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए अपना वेबसाइट के ऊपर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका ना एक स्टैंडर्ड रूल है, किसी भी वेबसाइट को बनाते हैं ना, तो उसके अंदर देखिए आप यहाँ से इधर से ब्रीथिंग स्पेस है, इसके बाहर ब्रीथिंग स्पेस है, इधर से भी ब्रीथिंग स्पेस है, इधर भी है। तो इसी तरह एक लेआउट है, तो उस लेआउट के अंदर रहते हुए देखिए इस लोगो से बाहर नहीं जा रही, लोगो अंदर ही है, लोगो के साथ ही आ रहा है उसी डिमेंशन में। और यहाँ पर देखें इधर से भी वो बाहर नहीं जा रही, एक डिज़ाइन लाइन के बाहर नहीं जा रही। यहाँ पे देखें वो ये लाइन भी बाहर नहीं जा रही, तो एक जिस लाइन में वो आ रहा है उसी लाइन में सारा डिज़ाइन है, इधर से भी, लेफ़्ट से भी, राइट से भी, ठीक है। और ये देखें, ये अगर ये बाहर जा रही है ना, तो ये फ़ॉन्ट नहीं जा रहा, ठीक है, ये टेक्स्ट नहीं जा रहा इसका, तो वो डिज़ाइन चला गया कहीं पे। समटाइम आपको यूज़ करना भी पड़ता है ना, तो आप अपने डिज़ाइन को इस तरह बनाए कि वो बुरा ना लगे, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट आपने फिर भी उसी तरह यूटिलाइज़ करना है जिस तरह ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें आपने अंडर मैंने लाइन रखा है, मिडल लाइन टेक्स्ट रखा हुआ है, अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको यहाँ से फिर देखें, वहीं से फिर वो डिमेंशन के ऊपर उसी अलाइनमेंट के ऊपर जा रहा है नीचे लास्ट तक, ठीक है। ये देखें ये भी है। आप किसी भी डिज़ाइन के अंदर देखेंगे ना, तो ये अलाइनमेंट्स आपको मिलेंगी, और अगर ये अलाइनमेंट्स के इश्यूज होंगे ना, मामला ख़राब होंगे आपके, ठीक है। अब ये देखें लोगो से लेके सीधी डायरेक्ट सीधी लाइन में ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। ये भी एक ही लाइन में शुरू हो रहा है, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह अगर आप किसी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइंस को देखें, यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर पोस्ट डिज़ाइंस पड़े होंगे। अगर इसको मैं ओपन करके देखता हूँ तो इसके अंदर ये देखें मैंने मार्जिन्स लगा के इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने खुद ही डिज़ाइन बनाया हुआ था, इवन मैंने ये मार्जिन्स लगाए और वो बहुत अच्छे लग रहे थे, कूल लग रहे थे। इसी तरह ये देखें इस डिज़ाइन की सीधी लाइन के अंदर ये लाइन आ रही है, और फिर जहाँ पर टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को देखें, टेक्स्ट को भी अलाइन रखा हुआ है, सारे टेक्स्ट को अलाइन है, डिज़ाइन को अलाइन है, बैकग्राउंड अलाइन है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी अलाइंड है, और टेक्स्ट आगे पीछे नहीं जा रहा, और यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट भी अलाइन है, तो ये पिक्चर्स इसी तरह अलाइंड है, ठीक है। अगर आप मैं इसी तरह किसी दूसरे डिज़ाइन के अंदर आपको जाके दिखाऊँ तो वहाँ पर भी आपको यहाँ देखें, इस डिज़ाइन को देखें, तो इस डिज़ाइन के अंदर इधर से लेके यूँ सीधा, फिर आगे, फिर इधर ऊपर से भी स्पेस है, इधर से भी राइट से भी स्पेस है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से नीचे भी स्पेस है, हर जगह पे स्पेसेस हैं। तो ये मार्जिन्स है जो कि डिज़ाइन को कूल बनाते हैं, अच्छा लगते हैं। अगर हम इधर उधर करें तो डिज़ाइन बुरा लगेगा। अब इसको एक दफ़ा इसको भी देख लें आप, ठीक है। यहाँ से लेके नीचे तक डायरेक्ट सीधा देखिए एक नज़र में, तो यहाँ पे आपको अलाइंड नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। डाटा अलाइंड नज़र आ रहा है, इधर से देखें,
लेफ़्ट से देखें, ऊपर से देखें, राइट से देखें, ठीक है? तो ये एक डिज़ाइन का एक लुक होता है। इसी तरह आपने वेबसाइट के ऊपर अपने डिज़ाइन्स बनाते हुए अपने अलाइनमेंट्स का बड़ा ख़्याल रखना है, ब्रीथिंग स्पेस का बड़ा ख़्याल रखना है, और अगर आप इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखेंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत बुरा लगेगा, ठीक है? आपने वेबसाइट बनाना सीखनी है, उसके अंदर डिज़ाइन अच्छे नहीं तो आपके बड़े मसले होंगे, ठीक है? फिर आपकी बड़ी गलतियाँ होंगी, कोई भी आपके डिज़ाइन को अप्रूव नहीं करेगा और आपके वेबसाइट को अच्छा नहीं समझा जाएगा। आपने जो टाइपोग्राफ़ी या आपने फ़ॉन्ट्स अच्छा इस्तेमाल करना है, उसकी बिज़नेस नेचर के हिसाब से जो सिंपल जहाँ पर इस्तेमाल होना है फ़ॉन्ट, वहाँ पर वो सिंपल वाला करना है। जहाँ पर आपने थोड़ा-सा स्टाइलिश फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है, जैसे कोई डिस्को टाइप है या कोई बार का काम है यहाँ पर, या कोई डिस्को डांस का काम है, तो वहाँ पर मैंने आपको फ़ॉन्ट के बारे में थोड़ा-सा बताया था। यहाँ वहाँ पर आप ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आप डिस्प्ले फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मोनोस्पेस फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? आपने बिज़नेस नेचर के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि कौन-सा कॉर्पोरेट लेवल का फ़ॉन्ट है। कॉर्पोरेट लेवल का मैंने आपको बताया सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है। सेरिफ फ़ॉन्ट कहाँ पे इस्तेमाल होगा आपका, बुक्स एंड टेक्स्टिंग के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, आपने थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाना होता है। होपफुली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ चुके होंगे, और मेरा ख़्याल है कि हम चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्डप्रेस के ऊपर जाके इंस्टॉलेशन वगैरह, उसके डैशबोर्ड को देखेंगे। डैशबोर्ड के बाद हमने स्टेप बाय स्टेप हर सारी चीज़ों को कवर करना है, हर एस्पेक्ट से हमने वर्डप्रेस के ऊपर अच्छे से इसको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।